हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल एम एंड अचीवर पर। तो काफी लंबे अरसे बाद आप सभी के बीच मुलाकात हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो आज हम आप सभी के लिए बहुत आसान टॉपिक और चर्चा का टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि हमारे आज दिनों में, हमारे दिमागों में, हमारे समाज के बीच भी एक चर्चा चलती रहती है। आखिर ये टॉपिक कौन सी है, उससे बात टॉपिक को छेड़ने से पहले कुछ उससे परे हम बात कर लेते हैं। आज हम उस चीज पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि आए दिन मीडिया में सुनते रहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। आखिर लोकतंत्र देश है, आखिर हम लोग ये भी सुनते रहते हैं, या सुनने के बजाय हम लोग देख भी सकते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग, विभिन्न प्रकार के खान पान, अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग पहनावा, रहन सहन के लोग होने के बावजूद भी हम लोग एक साथ रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो भारत है विविधता में एकता वाला देश है। विविधता में एकता का तात्पर्य हुआ कि विभिन्न खान पान होने के बावजूद भी, विभिन्न पहनावा होने के बावजूद भी, विभिन्न रहन सहन होने के बावजूद भी, विभिन्न धर्म होने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ एक रूप में दिखते हैं, जिसे कहा जाता है एक रंगीन बिरंग भारत, जो कि कहा जाता है विविधताओं में एकता देश। इतनी बड़ी लोकतंत्र को किस तरीके से कार्यरत किया जाता, किस तरीके से चलाया जाता होगा। आखिर आपके मन में उलझन तो, सवाल तो रहती होगी कि आखिर इतने बड़े लोकतंत्र जब कहा जाता है तो आखिर इस देश को नियम कैसे बनाया जाता होगा। अगर मान लिया जाए संविधान ही बनाया गया, तो संविधान इस चीज को ख्याल में रखकर बनाया गया होगा। संविधान जो कि हम लोग इससे बेसिक क्लास कर चुके हैं, पहले भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पॉलिटिक्स काफी क्लासेस चली गई और लगभग आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे, लेकिन वहां से हम लोग क्लास में स्टार्ट कर फिर से हम कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। तो संविधान जो बनाया गया होगा तो पूरे देश को लेकर बनाया गया होगा। ये नहीं कि किसी धर्म को लेकर, किसी जाति को लेकर, किसी समुदाय को लेकर नहीं बनाया गया होगा। भले ही कोई कुछ भी कह दे, आज दिनों में मीडिया में चर्चा, लोग आज के डेट में सबको बोलने का अधिकार है, लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन जो संविधान बनाया गया है वो सबको एक व्यक्ति के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक व्यक्ति के तौर पर एक संविधान बनाया गया है। सबके हित को देखते हुए बनाया गया है, एक धर्म को, एक जाति को लेकर नहीं बनाया गया है। तो उस चीज कहा जाता है कि क्या चीज है जो कि संविधान बनाया गया, ऐसा क्या चीज है कि जो सबको एक साथ जोड़कर रखती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा चीज है, एक संविधान भी है। एक अपना जो इंसानियत बनती है अलग चीज होता है, जो कि हमारे देश के लिए सबसे बड़ा क्या है, हमारे अगर देखा जाए देश के लिए धर्म की किताबों को एक अलग रखा जाए, लेकिन एक देश के लिए क्या होता है, सबसे बड़ा संविधान होता है। संविधान की अगर परिभाषा देखा जाए तो कहते हैं कि ऐसा दस्तावेज जिसमें सरकार के अधिकार एवं ऐसा दस्तावेज जिसमें सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य, सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य तथा नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, कहा जाता है कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य एवं नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य क्या क्या किया गया है, उल्लेखित किया गया है।
कि सरकार का कौन क्या कर्तव्य बनता है, क्या अधिकार बनता है, और साथ ही साथ हमारे देश के नागरिकों का क्या कर्तव्य बनता है, क्या अधिकार बनता है, उन सब चीजों का उल्लेख किया गया है जिसे हम संविधान कहते हैं। लेकिन एक फिर से सवाल आती है, आखिर संविधान है, संविधान होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि संविधान एक बार बन गया तो पूरे एक बार नियम बनाया गया, तो ऐसा नहीं कि हर एक समय के लिए वो क्या हो, कार्यरत हो। आए दिन क्या होती है, इसमें सुधार किया जाता है जिसे हम अमेंडमेंट कहते हैं, संशोधन कहते हैं। संशोधन करने की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से संशोधन किया जाता है, अगर नई कानून कोई लाई जाती है, कोई नई विधि बनाई जाती है, किस तरीके से नई विधि बनाई जाती है। तो इन सभी के बीच अगर सबसे बड़ी चर्चा है कि आखिर हम लोग सुनते रहते हैं सरकार, आखिर सरकार होती क्या है, सरकार किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं आगे चलकर कि सरकार किसे कहते हैं। इसे लिखना चाह सकते हैं हम लोग। तो हम पहले चर्चा करते हैं कि सरकार किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि सरकार किसे कहते हैं। तो आप लोग को पता तो होगा कि क्या होता है कि अगर हम लोग जाएंगे प्राचीन काल में, जाएंगे मध्य काल में, जाएंगे हिस्ट्री में जाएंगे, तो क्या होता है कि उस समय राजा का शासन था। अगर देखा जाए कोई क्षेत्र है, कोई अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र है, एरिया है जो, उसमें क्या है, राजा का शासन है। ठीक है, वो कोई नियम बनाना हो तो राजा ही बनाएगा, किसी नियम को लागू करना हो तो राजा ही करेगा। वो नियम सही है कि गलत है, जो भी बताएगा वो क्या करेगा, राजा ही करेगा। मतलब कि पावर का जो कहा जाता है केंद्रीकरण, क्या किसके पास है, राजा के पास है। तो क्या कहा गया कि जब राजा के पास है तो राजा क्या कर सकता है कि ऐसा भी कुछ कभी गलतियां हो सकती है, ऐसा भी कोई नियम बन सकता है जिससे जनता के हित में हो, लेकिन ऐसा भी कोई नियम बन सकता है जिस जनता के लिए लाभदायक ना हो, नुकसानदेह हो। तो इन सभी चीजों को देखते हुए अगर देखा जाए तो अधिकांश नियम में क्या होती है, अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में क्या होती है, पावर होती है, शक्ति का केंद्रीकरण होता है, तो क्या होती है उससे कि हमारे उसके बीच पक्षपात की भाव देखी जा सकती है। तो अगर एक व्यक्ति के पास अगर निर्णय लेने की शक्ति आ जाएगी तो क्या होगा, ऐसी कुछ नियमें बनेंगी जिससे कि बहुसंख्यक समाज की कुछ नुकसानदेह ज्यादा होगी। तो उस तरीके से देखते हुए एक फ्रेंच दार्शनिक थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू ने एक नियम दिया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। एक नियम दिया शक्तियों का विकेंद्रीकरण। क्या कहा कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण या विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि अगर मॉन्टेस्क्यू ने फ्रेंच दार्शनिक थे, उन्होंने क्या कहा कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण विभाजन का नियम दिया, और साथ ही यह भी कहा कि शक्तियों के विभाजन करते समय इस चीज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्या हो, चेक एंड बैलेंस का रूल हो। शक्तियों के विभाजन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए
कि उनके बीच चेक एंड बैलेंस का नियम बरकरार है। उनके बीच चेक एंड बैलेंस का नियम बरकरार है, होना चाहिए ठीक। क्या कहा? अगर कहा जाता है कि अगर राजा के हाथ में एक व्यक्ति के हाथ में शक्तियों का पावर केंद्रीकरण रहेगा तो क्या हो सकता है कि अगर को देखा जाए तो कोई कार्य ऐसा हो सकता है कि जनता के लिए तुम्हें लाभदायक हो, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हो सकते हैं कि जनता के लिए लाभदायक न हो। चाहे ऐसे भी कुछ नियम हो सकते हैं, ऐसे भी कोई एक व्यक्ति के हाथ में वो सोचता हो अपने समुदाय के लाभ के लिए कुछ ऐसे नियम बना दे जो कि दूसरे समुदाय के लिए नुकसान हो। तो इस तरीके से देखते हुए उन्होंने क्या कहा, मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा कि उन्होंने एक नियम दिया जिसका क्या कहा, शक्तियों का विभाजन ना, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर सकते हैं, तो विकेंद्रीकरण विभाजन भी कर सकते हैं, ठीक है। शक्तियों का विभाजन कहा, जिसके तहत उन्होंने क्या कहा कि शक्तियों का विभाजन तो होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि अगर मान लीजिए ए बी सी हुआ, ठीक है, अगर ए का काम है नियम बनाना, लॉ बनाना, ठीक है, बी का काम है लॉ को लागू करना और सी काम देख करना। अब ऐसा ना हो कि अगर एक कोई नियम बना दे तो एक नियम ही बना दे और उसके ऊपर कुछ विचार ही ना हो, कोई चर्चा ही ना हो, उसका नियम लागू हो जाए, ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। उसके पास उतनी शक्तियां हो, नियम तो बना सकता है, लेकिन अगर उसके परे कोई ऐसा नियम न बनाए जिससे कि जनता के लिए नुकसानदेह हो, हमारे संविधान के लिए खतरा हो, हमारे नागरिकों के लिए अधिकारों का हनन हो, वैसा भी नियम नहीं बनना चाहिए। एक इसका देख रेख कौन करेगा, इसकी देख रेख क्या करेगी, सी करेगी, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, जुडिशरी कहते हैं, जजमेंट, ठीक है। तो उन सब चीजों को क्या, उनके बीच क्या होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। चेक तो किया लेकिन बैलेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई नियम बना दे, किसी को पकड़ के जेल में डाल दे, किसी को उठाकर बाहर कर दे, ऐसा भी नियम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनके बीच क्या होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस का नियम चलते रहना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि शक्तियों का विभाजन हुआ, शक्तियों के विभाजन के साथ ही सरकार को 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक। एक को कहा जाता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या कहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक। क्या होते हैं, सरकार किसे कहते हैं, सरकार को अगर देखा जाए पहले हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। क्या कहते हैं, पहले हम समझे राजा को क्या किए, पहले क्या था, शक्तियों का केंद्रीकरण था, एक नियम है शक्तियों का विभाजन जो कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया था। उन्होंने क्या कहा, शक्तियों का विभाजन तो होना चाहिए लेकिन उनके बीच क्या होती, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे चेक एंड बैलेंस कैसे, जैसे कि हमने क्या कहा, सरकार को 3 भागों में विभाजित कर देगा। जैसे कहते हैं कि इन सभी को, सरकार तो हो गया, सरकार सभी को कहते मिलाकर सरकार कहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, सरकार के हिस्से को एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। तो विधायिका जो है, इसको साफ करते हैं, यहां तक लिख लिया होगा आप लोग। हम विधायिका समझते हैं, विधायिका वो संस्था है, विधायिका वह संस्था है जो देश के लिए
जो देश के लिए नियम और कानून बनाती है। लोकतंत्र का मूल आधार, क्योंकि इसे लोकतंत्र का मूल आधार कहा जाता है। लोकतंत्र का मूल आधार कहा जाता है, क्योंकि इसी के जरिए जनता की आवाज संसद के जरिए ठीक है। विधायिका वह संस्था है जो देश के लिए नियम और कानून बनाती है। विधायिका वह संस्था है जो देश के लिए नियम और कानून बनाती है। इसे लोकतंत्र का मूल आधार माना जाता है। मतलब लोकतंत्र का मूल आधार कहा जाता है क्योंकि जनता की आवाज संसद के जरिए सामने आती है। यहां से क्या होती है, इसे हम लोग कह सकते हैं, इसे जनता की आवाज कहते हैं। क्या होता है, विधायिका के जरिए ही विधायिका में क्या होता है, विधायिका में क्या है, नियम बनाना, कानून बनाना। और क्या होते हैं कि इसमें क्या होते हैं, दो विधायिका को दो भाग में बांटा है। जैसे कि कहा जाता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा किसे कहते हैं, इसे निचला सदन कहते हैं। ठीक है, जब हम लोकसभा पढ़ेंगे अलग टॉपिक है, इसके विस्तार से चर्चा करेंगे। निचला सदन जो कि लोगों द्वारा निर्वाचित होकर आए होते हैं। तो इसमें क्या होता है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि निचला सदन होने के नाते एक क्या होती है, जनता की आवाज होती है, लोगों द्वारा निर्वाचित होकर आए हुए लोग होते हैं। तो इनसे क्या होती है, काम क्या होता है विधायिका का, वो क्या होते हैं, नियम बनाना, कानून बनाना और संसद के और जनता की आवाज, जनता की क्या जरूरतें, जनता की क्या, हमारे समाज के लिए क्या मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारे मूल आधार आवश्यकताएं जो पूरा हो रही है देशों की, देश जनता के लोगों की हो रही है कि नहीं हो रही है, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए चर्चा करते हैं। तो उसके बाद इसका कार्य क्या है, कार्य देख सकते हैं हम लोग। इसलिए कहते हैं भारत में केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है। अगर देखा जाए संसद किसे कहते हैं, भारत में केंद्रीय विधायिका को संसद कहते हैं, संसद कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, इस संसद को जिसे कहते हैं, संसद में दो होते हैं, एक हो जाएगा लोकसभा, एक हो जाएगा राज्यसभा, जिसे लोकसभा को निचला सदन कहते हैं, इसे निचला सदन कहते हैं, निचला सदन, इसे राज्यसभा उच्च सदन कहते हैं। ठीक, तो यहां पे लिख लीजिए। अब हम इसके बाद बात करेंगे विधायिका के कार्य क्या है। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए आप लोग। तो यहां तक आप लोगों ने समझा अच्छे तरीके से कि सरकार जब हमारा संविधान बना, इतने बड़े लोकतंत्र को किस तरीके से, तो हम लोग समझा विधायिका क्या काम है, नियम बनाना, और इसे कार्य क्या है, आइए हम चर्चा करते हैं। ठीक,
इससे कार्य क्या होते हैं? पहला, नियम बनाना, ठीक है। विधेयक वाला काम क्या है? नियम बनाना। दूसरा, पुराने कानूनों में पुराने कानूनों का संशोधन करना। बजट पास करना, पेश करना, बजट पास करना। चौथा है हमारा सरकार पर नियंत्रण रखना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव एवं महाभियोग करना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव एवं महाभियोग करना। ठीक, हमने क्या कहा कि क्या होती है भारत में केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा? भारत में केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है। ठीक, संसद क्या होती है? एक लोकसभा, एक राज्यसभा में अलग अलग, ठीक है। लोकसभा को निचला सदन, राज्यसभा को सदन कहा जाता है। अब हम जानते हैं विधायिका का काम क्या है, कार्य क्या है। पहला कार्य क्या है कि नियम बनाना। इसी के विधायक क्या नियम क्या बनता है कि उसका कार्य है, उसके अंदर यह अधिकार आता है क्या नियम बनेगा। दूसरा, पुराने कानूनों में संशोधन करना। अगर देखा जाए कि आए दिनों संविधान में संशोधन होते रहती है, अमेंडमेंट होती रहती है, लेकिन ये देखा जाता है एक विधायिका का ही अंदर अधिकार है कि कौन से जो कानून है हमारे देश के लिए जरूरत है तो उसे क्या किया जाएगा? राज्यसभा और लोकसभा में क्या किया जाएगा? बिल पेश किया जाएगा। क्या करते हैं? बिल के रूप में पेश करते हैं, ठीक है। बिल के रूप में पेश करते हैं, ठीक, रूप में पेश करते हैं। अगर कोई नया नियम बनाना होगा तो हम क्या करते हैं? राज्यसभा लोकसभा में क्या करते हैं? बिल के रूप में पेश करते हैं। बहुमत के द्वारा उसे पास कर हम उसको राष्ट्रपति के द्वारा भेज देते हैं, ठीक है। सॉरी, संसद क्या कहते हैं? भारत की केंद्रीय विधायिका को संसद कहते हैं। संसद के अंदर आकर लोकसभा और राज्यसभा। और विधायिका क्या काम है? नियम बनाना। अगर कोई नियम बनाना हो, कोई विधि बनानी हो तो हम लोग क्या करते हैं? लोकसभा से हम एक बिल के रूप में पेश करते हैं, हम उसे बहुमत से पारित करते हैं, पास करते हैं। उसके बाद उस बिल को राष्ट्रपति द्वारा भेज दिया जाता है। इसकी मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति कोई बाध्य नहीं है, ठीक है। और साथ ही अगर राष्ट्रपति द्वारा पारित करने के बाद ही
वो क्या होती है, जो बिल होता है वो विधि का रूप ले लेता है। और इसके लिए विधि का कोई जवाबदेही, तत्काल जवाबदेही देना राष्ट्रपति के लिए कोई बाध्य नहीं है, तत्काल जवाबदेही। उसके साथ ही काम क्या है विधायिका को, पुराने कानूनों में संशोधन करना। अगर देखा जाए पुराने कानून नए कानून बनाना, मतलब कोई ऐसा भी कानून है जो कि हमारे देश के लिए जरूरत नहीं हो, जो कि हमारे देश उससे आगे बढ़ चुकी हो, आज के उस चीज का सामना न कर रहे हो। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं आज हमारे क्या है, डिजिटल का दौर है, डिजिटल के लिए नई कानून बनाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कानून है जो पुराने कानून है, उसे अब उसके लिए कोई महत्व है, उस आज से कोई महत्व नहीं है, तो उन सभी चीजों का संशोधन करके आज के दिनों के लिए कोई नई कानून को पारित करना, नई कानून नई विधि बनाना, किसका कार्य बनता है, ये विधायिका कार्य है। बजट पास करना भी किसका कार्य है, विधायिका का है। सरकार पर नियंत्रण रखना, जैसे कि सरकार जो है कोई भी विधि बनी है, चाहे विधि सही तरीके से कार्यरत हो रही है, ग्रास लेवल को कार्यरत है, सही तरीके से जनता को, जो जमीनी स्तर पर ग्रास लेवल पर लोग हैं उनको सही तरीके से लाभ पहुंच रही है, कोई नियम बना, जैसे कि महिला सशक्तिकरण को लेकर कोई नियम बनाया गया, कोई एक योजना लाई गई, और वो योजना के साथ ही अगर देखा जाए वो योजना जो है वो जो हमारी ग्रास लेवल तक महिलाएं हैं, जो ग्रामीण इलाकों में महिलाएं हैं, क्या वहां तक सही ढंग से सुदृढ़ रूप से वो संसाधन साधन वो सही तरीके से वो व्यवस्था पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इन सभी को अभी नहीं पहुंच रही, क्यों नहीं पहुंच रही, इन सभी का भी ध्यान रखना किसके कार्य है, विधायिका का ही है। मतलब अगर मान लीजिए, समझिए बात को, विधायिका का नियम बनाया, उसे लागू किया, और अगर सही तरीके से कार्यरत है कि नहीं है, कार्य उसका क्या प्रभाव रहा, इन सब चीजों का भी देख रेख करना किसे काम है, विधायिका का काम है। उसके बाद पांचवा आता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो इसके बीच क्या इसकी जिम्मेदारी है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी, और उनके बीच महाभियोग का भी इसकी जिम्मेदारी है, विधायिका की जिम्मेदारी है। तो ये हमारा रहा विधायिका। अब उसके आगे चलते हैं, हम लोग कार्यपालिका पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव करते हैं, विधायिका को लेजिस्लेटिव करते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिसे हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। कार्यपालिका ठीक है। हम लोग देखा जाए कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एक क्या कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक क्या कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इसे पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक। तो जिसमें आ जाते हैं प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि, ठीक है। परमानेंट में आ जाते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक। तो कहा जाता है कि जो कार्यपालिका है, अगर देखा जाए कि विधायिका का काम क्या था, विधि बनाना, उसी तरीके से कार्यपालिका काम था एग्जीक्यूटिव को क्या काम है, एग्जीक्यूटिव को क्या काम है कि वो जो विधि बनी हुई है, जो विधि लागू की गई है, क्या वो सही तरीके से लागू है
कि नहीं है। वो अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा कानून बनाया गया जो कि महिलाओं के लिए, जो कि वृद्ध, हमारे देश के वृद्ध लोगों के लिए कोई ऐसे नियम बनाए गए कि अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके, सहजीवन भागीदारी हो। अगर देखा जाए कि इस महिला सशक्तिकरण को लेकर कोई योजना है, तो महिला सशक्तिकरण के लेकर कोई योजना है, तो क्या वो जो योजना है, जो योजना बनाई गई है विधायिका द्वारा लेकर के, क्या वो हमारे ग्रामीण इलाकों में ग्रासरूट लेवल पर वो सही तरीके से संपन्न हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? ये किसकी जवाबदेही है? हमारे कार्यपालिका की जिम्मेदारी है, एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी बनती है। और साथ ही ये जो होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में डिवाइड होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि हर एक 5 साल में, हमारे लोकतंत्र होने के हर एक 5 साल में चुनाव होता है। तो हर एक 5 साल में चुनाव होने के नाते कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, राजनीतिक एग्जीक्यूटिव है, उसमें बदलाव होते रहती है। जो जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं उन्हें ही इस सीट के लिए आमंत्रित किया जाता है। और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब किस में आते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं। इनका भी क्या जिम्मेदारी होती है? डिस्ट्रिक्ट के, जिले की लॉ एंड ऑर्डर नियम को मेंटेन रखना। तो इन सब चीजों को देखा जाए, यहां तक समझ चुके होंगे। इनके भी क्या कार्य है? कार्य देख सकते हैं। अगर देखा जाए संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को भारत का प्रमुख कार्यपालिका माना जाता है। एक कहावत है, कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति वैसा ही है जैसे कि हमारे घर में बैठे दादाजी। उनके अनुसार कुछ होगा नहीं, लेकिन उनको बता दिया जाता है कि ऐसा किया जा रहा है। बस उसी तरीके से हमारे एक राष्ट्रपति को उदाहरण के तौर पर कहें, या बयान के तौर पर कहें, या हंसी मजाक के तौर पर कहें, या हकीकत में भी कह सकते हैं, तो ऐसे ही है। ठीक, ऐसा ही रोल है उनका। तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को भारत का प्रमुख कार्यपालिका माना जाता है। तो यहां तक समझ गए। आइए हम जानते हैं कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के क्या काम है। ठीक, इसे स्टार्ट करता हूं मैं। नीतियों का निर्माण, पहला नीतियों का निर्माण करना। ठीक, दूसरा है क्रियान्वयन। एवं बजट प्रबंधन। तीसरा हो जाता है सही तरीके से योजनाओं का जन कल्याण, योजनाओं का संचालन, जन कल्याण योजनाओं का संचालन। और अगला पॉइंट, राज्य की विदेश नीति। राज्य की विदेश नीति
अगला पॉइंट आ जाते हैं आंतरिक सुरक्षा की संभावना। आंतरिक सुरक्षा को संभालना, आंतरिक सुरक्षा को संभालना। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हम क्या कहें कि कार्यपालिका जो काम क्या है, नीतियों का निर्माण करना, क्रियान्वयन और बजट प्रबंधन, जन कल्याण योजनाओं का संचालन करना। मैंने एग्जाम्पल के तरफ समझाया भी, अगर कोई जन कल्याण के लिए कोई किसी भी, जैसे मनरेगा देखा जाए, जैसे महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए कोई योजनाएं चलाएंगी, स्वास्थ्य को लेकर कोई कई योजनाएं चलाएंगी, तो उन सभी चीजों की योजनाओं का सही तरीके से वो कार्यरत है कि नहीं है, जो उसके लाभार्थी हैं क्या उस अभी सकुशल सही तरीके से जो जिसकी जरूरत ज्यादा है। अगर आवास की योजना जो चलाई जा रही है तो आप लोग देखते हैं कि जमीनी स्तर पर इतने भ्रष्टाचार फैले हुए हैं, तो जिनके पास कई एकड़ जमीन पड़े हुए हैं फिर भी वो आवास योजना का लाभ उठाते हैं। ये भी देख सकते हैं, जो हमारे पास जो मुफ्त राशन योजना, मुफ्त राशन जो होती है, जो राशन मिलता है हर एक गाँवों में, ग्रामीण इलाकों में मिलता है, जो चाहे शहरी इलाकों में मिलता है, जो तो ऐसा ग्रामीण ऐसा कोई बात नहीं, ग्रामीण मतलब पूरे देश में जो मिलता है राशन, तो हम लोग देखते हैं कि जो संपन्न परिवार है, जो कि संपन्न से भी संपन्न परिवार है, जो कि मिडिल क्लास नहीं कर सकते, जो हाई क्लास भी लोग हैं, उनके पास कई बीघे जमीन है, फिर भी वो हमारे देश में वो राशन के, मुफ्त राशन के वो फायदे लेते हैं, लेकिन उनकी जरूरत कोई नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए, कहा जाता है कि अगर हम अपने गांव की चर्चा कर रहा हूं कि लगभग 3-4 हजार रुपए दे करके राशन कार्ड बन रहे थे, तो वो जो पैसे दिए गए, जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा ग्रास लेवल पर हमारे लिए बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। ये सब चीजें हैं जो कि हम लोग जमीनी स्तर पर कुछ चीजों के लिए, थोड़े चीजों के लिए हम लोग भ्रष्टाचार इतने संलिग्ध रूप से मिली हुई है। तो उन सब चीजों का अगर कोई योजनाएं लाई गई है जन कल्याण के लिए या वृद्धों के लिए या महिलाओं के लिए, वो क्या सही तरीके से लागू है कि नहीं है, ग्रास जमीनी स्तर पर वो सही तरीके से पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, इन सभी का देख रेख किसके पास है, कार्यपालिका के पास है। ये विदेश नीति भी इन्हीं के पास है। और सबसे बड़ा मुद्दा आंतरिक सुरक्षा को संभालना, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उनको संभालने की जिम्मेदारी भी किसकी है, इन्हीं के पास है। जो आंतरिक सुरक्षा, जैसे कि कहते हैं कि कहीं अभी के आतंकवादी घटना घटी, जो कि दिल्ली में लाल किले पर जो बम ब्लास्ट हुआ, उसके पीछे एक सरकार की असफलता कहें या इतने बड़े पुलवामा अटैक हुआ, इतने बड़ी घटनाओं का अंजाम लोग कैसे दे सकते हैं कि हमारे देश की जो कार्यपालिका है क्या विफल हो जा रही है, या इस चीज को खत्म करने में अगर सबसे बड़ा एक मुद्दा देख सकते हैं कि जो कि बांग्लादेश से जो लोग हैं उधर से प्रताड़ित होकर के भारत में घुसे चले आ रहे हैं। तो उन सभी चीजों को अगर देखा जाए, क्या हमारा जो बॉर्डर है वो सही तरीके से घिराव है कि नहीं है, वहां की इस सब चीजों का देख रेख किसके पास है, कार्यपालिका के पास है। आंतरिक सुरक्षा से लेकर विदेश नीति से लेकर योजनाएं और बजट प्रबंधन तक सभी कार्य किसके पास है, कार्यपालिका के पास है। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि अब कोई विधि बनाया गया, उस विधि को लागू किया गया, तो हमने क्या कहा था कि एक ऐसा नियम बने जो कि चेक एंड बैलेंस का रूल चले। तो चेक एंड बैलेंस का रूल चलने के साथ ही ये होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा नियम बना जिससे कि जनता के अधिकारों का हनन हो, जो जनता का जो फंडामेंटल राइट है उस नियम के द्वारा, उस विधि के द्वारा क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो उस हनन के लिए के द्वारा जब हनन होता है तो जनता क्या करेगी, अपने जो प्रताड़ित किया जा रहा है वो अपनी गुहार किसके पास सुनाएगी, अपनी दुख किसके पास सुनाएगी, अपने जो अधिकार है, जो अपना हक की चीजें हैं वो किसके द्वारा जाकर मांगेगी। तो उसके लिए क्या किया गया कि चेक एंड बैलेंस को देखते हुए तीसरा आता है
न्यायपालिका। क्या? न्यायपालिका। इसको लिख लीजिए, तब आगे चलकर हम न्यायपालिका पर चर्चा करेंगे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं न्यायपालिका पर। जुडिशियरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम, जिसका मुख्य काम है, जिसका मुख्य काम है संविधान की व्याख्या करना एवं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और सरकार और संसद के कार्यों में और सरकार और संसद के कार्यों को निष्पक्ष रूप से जांच करना और निष्पक्ष रूप से जांच करना एवं न्याय प्रदान करना। ठीक है, इसका क्या काम है? जिसका मुख्य काम है संविधान की व्याख्या करना। कहा जाता है कि अगर जैसे कि हम पढ़े होंगे कि आप लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना में प्रतिपक्षा ध्वनि व्यवस्था कब तोड़ा गया, इस सब चीजों को ध्यान रखा जाएगा जब पढ़ेंगे लाइन बाई लाइन। तो क्या होता है कि आए दिन पर जब समय आएगा तो जैसे कहा जाता है कि आप किस ढांचे को, संविधान के किस हिस्से को संशोधन कर सकते हैं या किस हिस्से में नहीं कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और भी कहा जाता है कि संविधान की व्याख्या करना किसके पास है? न्यायपालिका के पास यह हक है। और साथ ही नागरिकों के अधिकारों का रक्षा करना और सरकार और संसद के कार्यों का निष्पक्ष रूप से जांच करना और न्याय प्रदान करना। कि अगर जनता की, अगर किसी भी व्यक्ति का कोई ऐसा नियम बनाया गया जिसमें क्या हो रहा है कि नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, अगर कोई नियम बनाया गया जिसमें नागरिकों के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, उस पर सरकार क्या करेगी? निष्पक्ष रूप से जांच करेगी और उस पर क्या करेगी? जांच करने के बाद क्या करेगी? न्याय प्रदान करेगी। इसीलिए क्या किया, जिसमें संविधान में वो प्रावधान भी किया गया है कि अगर किसी भी नागरिकों का फंडामेंटल राइट हनन, किसी भी व्यक्ति या नागरिक दोनों के उपलब्ध है, किसी का भी फंडामेंटल राइट हनन होता है तो कहा जाता है आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। तो इन सब चीजों का प्रावधान है, न्यायपालिका का प्रावधान है। कहा जाता है कि अगर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी,
ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक, अगर इसने क्या लॉ बनाया, ठीक, कोई नियम बनाया, नियम बनाने के बाद इसने क्या किया, लागू हुआ, और इसने देखा कि वो जो नियम बना है, जो कानून बना है, वो सही तरीके से या लाभदायक है या किसी के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए सही है कि नहीं है, ये सब किसकी जिम्मेदारी है, सही तरीके लागू नहीं है, कार्यपालिका ने। अगर वो अब यह देखेगा, जुडिशरी का क्या है कि अगर इसे लगता है कि अगर ऐसा कोई नियम, जो नियम बना है वो हमारे संविधान के लिए, हमारे नागरिकों के लिए अधिकारों का हनन है, तो उस पर क्या करेगी, और एक कमेटी बैठाएगी जिस पर निष्पक्ष रूप से जांच होगी। अगर वो क्या किया जाएगा, अगर सही नहीं रहती है, वो नियम विधि सही नहीं होती है, तो उसे क्या करेंगे, उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो इसे हम किसका काम है, जुडिशरी काम है। इसे ही हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस का नियम, चेक एंड बैलेंस का रूल। ठीक है, इसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस का नियम। तो ये हुआ हमारा सरकार, जिसे कहा जाता है कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। एक चौथा स्तंभ भी होता है, जैसे हम लोग जिसे कहते हैं मीडिया। ठीक है, मीडिया। तो मीडिया जो है अभी के डेट में उन लोगों को क्या कहा जाता है, एक नाम दिया गया है, तो उन सब चीजों को नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, आज के समय में अगर देखा जाए, एक क्वेश्चन भी बन सकता है पीएससी में, हमारे आज के दिनों में, आधुनिक दौर में मीडिया का जो किरदार है वो धूमिल होती जा रही है। धूमिल मतलब बहुत एकदम खत्म होती जा रही है, एक तरह से कहा जाए धूमिल होती जा रही है। इस पर टिप्पणी करें, चर्चा करें। तो अगर देखा जाए, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अगर किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारे देश में आते हैं, तो वो इस पर चर्चा नहीं होती है कि वो किस बात पर चर्चा हुई, किस पर नहीं चर्चा हुई। वो इस बात पर चर्चा करते हैं कि हमारे राष्ट्रपति ने क्या खाया, क्या पिया, उन्होंने उसको क्या चीज अच्छा लगा। और जो बेतुकी बातें हैं, ये बेहुदगी भरी बातें हैं कहा जाए, तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इन सभी चीजों को छोड़कर अगर हमारे देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी होनी चाहिए, बेरोजगारी से लोग शिकार है, महंगाई होनी चाहिए, ये डॉलर की इतनी बड़ी उछाल, जो कि आज रेट में 90 रुपए, अराउंड 90 रुपए हो चुका है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इस पर चर्चा होनी चाहिए। इन सभी चीजों को छोड़ करके हम लोग चर्चा किस पर कर रहे हैं कि पुतिन आए, क्या खाए, क्या पिए। हम लोग चर्चा कर रहे हैं वंदे मातरम पर, जो कि इसका हम लोग कहा जाता है कि राजनीतिक हथकंडे निभा रहे हैं। जो मेन मुद्दा है हमारा, जो कि दिल्ली में देख सकते हैं पॉल्यूशन, इतनी पॉल्यूशन देख सकते हैं, एयर पॉल्यूशन, जो कि इतने गंदगी भरे शहर, मतलब सांस लेने घुटन होने के बावजूद भी इस पर चर्चा नहीं हो रही है। हम लोग चर्चा करें वंदे मातरम पर, जो कि बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रही है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस पर, पुतिन क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, इन सब चीजों पर चर्चा रही है। तो कहा, इसीलिए क्वेश्चन बनता है, या हो सकता है कि आ भी सकता है कि आधुनिक समय में हमारे देश की मीडिया की जो स्वरूप है वो धूमिल होती जा रही है। इस पर टिप्पणी करें, चर्चा करें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग समझ चुके होंगे कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। इन सभी को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, सरकार भी कर सकते हैं। ठीक है, सरकार किसे कहते हैं, सरकार कोई एक नहीं होता है, सरकार के अलग अलग कार्य विभाजित है, और उसमें कौन सा नियम चलता है, चेक एंड बैलेंस का नियम चलता है। तो आज आप सभी के लिए इतना ही। कल आप सभी को एक नई और क्लास लेकर आएंगे। आप सभी को धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए।